गाजा में जंग में सीजफायर का क्रेडिट लेने वाला अमेरिका ये क्यों नहीं बता रहा कि आज गाजा में जो 50,000 लोग मारे गए उसके लिए हथियार अमेरिका नहीं दिया। ऑर्डर के मुताबिक अगर पेरेंट्स में कोई एक भी अमेरिका का नागरिक है तो उससे पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, लेकिन अगर माँ बाप नॉन अमेरिकन है तो उनसे जन्मे बच्चे को अमेरिका अपना नागरिक नहीं मानेगा। मतलब एक 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ टाइम से पहले सिजेरियन के लिए आ गई। अब इन्हें ये पर्टिकुलर मुसलमान वाली खबर कहां से मिली? मतलब अमेरिका तो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा और दोनों की स्पेलिंग एम से शुरू भी नहीं होती। फिर भी क्या सामूहिक नमाज पढ़ना गलत है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जमात के साथ वाली नमाज को इस्लाम में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। दिल्ली इलेक्शन में एक ट्विस्ट आ गया है और वो ट्विस्ट है, अगर आज के टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ बड़े मुद्दों पर गौर किया जाए तो आपको क्या लगता है इस टाइम उनके सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? एक बार फिर हम वापस लौटे अपने पुराने सेगमेंट द वीकली शो के साथ, जहां हम बात करते हैं हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों को लेकर, जिसमें ड्रामा भी होता है, राजनीति भी होती है और नफरत का बढ़ता प्रकोप भी होता है, जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! आज की पहली खबर जुड़ी है अमेरिका से। अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो चुकी। ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। पूरी दुनिया के जो पिछलग्गू देश है वो ट्रंप को अपना फूफा बनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मतलब अगर ट्रंप किसी से नाराज हो गए तो दुनिया पलट जाएगी, भूचाल आ जाएगा और ट्रंप है कि हर एक चीज का क्रेडिट अकेले खाना चाह रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हाल ही में गाजा और इजराइल के बीच सीजफायर पर सहमति बनी। फैक्ट ये है कि इसके पीछे कतर सबसे बढ़िया रोल निभाता है, लेकिन जैसे ही सीजफायर हुआ ट्रंप आगे आ गए। सीजफायर किसने कराया? मैं। यूक्रेन जंग कौन रुकवाएगा? मैं। दिन में 22 झूठ कौन बोलेगा? मैं। तो मैंने खुद की बेइज्जती कर दी। हालांकि गाजा में जंग में सीजफायर का क्रेडिट लेने वाला अमेरिका ये क्यों नहीं बता रहा कि आज गाजा में जो 50,000 लोग मारे गए उसके लिए हथियार अमेरिका नहीं दिया। अमेरिका ये क्यों नहीं बता रहा कि जब यूनाइटेड नेशन में गाजा को लेकर कोई रेजोल्यूशन आता है तो उसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल अमेरिका ही करता है। ये सिर्फ दोगला बनती है जहां जख्म देने के बाद मलहम के नाम पर सिंपैथी लूटी जा रही है। ट्रंप को लेकर दूसरी खबर जो इंडिया में इस हफ्ते सबसे बड़ी खबर बनी, न्यूज आई कि ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में मोदी जी को इनवाइट ही नहीं किया। बड़ा बवाल हुआ। विपक्ष के नेताओं को मानो विश्व गुरु वाले पॉइंट पर एक गोल्डन चांस मिल गया और खूब बवाल काटा गया। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से इंडिया को इनवाइट ना करना एक नेशन की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अगर ट्रंप ने मोदी के पर्सनल खुन्नस में ऐसा किया है तो ये इंसानियत के खिलाफ है, दोस्ती के उसूलों के खिलाफ है। मतलब जब जरूरत थी तो भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हाउडी मोदी के नाम पर अमेरिका में बुलाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तक लगवा दिया। हालांकि तब ट्रंप हार गए थे, लेकिन जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने तो दोस्त को इनवाइट तक नहीं किया। अब की बार ट्रंप सरकार। कोई बात नहीं, इस बार हम भी ट्रंप को नमस्ते नहीं करेंगे, लेकिन आप पहले इनकी बात सुन ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। पहली बात तो इनको अमेरिका भेजा किसने? बेइज्जती करवा रही है भाई। मतलब ग्रैंड इवेंट होगा, क्या उस इवेंट में ट्रंप दोबारा शपथ लेंगे? मतलब शादी में नहीं बुलाया और कहा जा रहा है कि होटल में ग्रैंड पार्टी देंगे। हॉस्टल डेज का एक डायलॉग है, रिस्पेक्ट देने और सबके सामने देने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बात समझाओ इन्हें, बेइज्जती करवा रही। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इसके अलावा ट्रंप प्रेसिडेंट क्या बने, मानो अमेरिका में इलीगल रह रहे लोगों में भूचाल आ गया। जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद अवैध प्रवासियों पर एक्शन लिया जाएगा और वो लिया गया, जिसमें ट्रंप का एक बयान जिसने अमेरिका में अफरा तफरी मचा दी। दरअसल पहले क्या था कि अगर कोई नॉन अमेरिकन कपल इंडिया में रह रहे होते हैं और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसे अमेरिकन बर्थराइट सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। इस बार जब ट्रंप आए तो उन्होंने बच्चों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकार को चुनौती दी। ऑर्डर के मुताबिक अगर पेरेंट्स में कोई एक भी अमेरिका का नागरिक है तो उससे पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, लेकिन अगर माँ बाप नॉन अमेरिकन है तो उनसे जन्मे बच्चे को अमेरिका अपना नागरिक नहीं मानेगा। मतलब नागरिकता नहीं दी जाएगी और डेडलाइन 20 फरवरी रखी गई, जिसका असर यह हुआ कि जो अमेरिका में रह रहे इंडियन है और अमेरिका में बैठकर वहां स्पेशल फैसिलिटी लेते हुए इंडिया पर ज्ञान देते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं कि वो भारतीय मूल से आते हैं, उनकी सांसें अटक गई और उनकी ये फर्जी देशभक्ति उनके दिमाग से निकल गई। अमेरिकन डॉक्टर ने बताया कि अमेरिका में रह रही ऐसी इंडियन प्रेग्नेंट वुमेन के नंबर में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी आई, जो 20 फरवरी से पहले सिजेरियन मेथड से बच्चे को जन्म देना चाहती हैं ताकि उनके बच्चे को
अमेरिका की नागरिकता मिल सके। न्यू जर्सी की डॉक्टर रोमा का कहना है कि सिजेरियन के लिए लाइन में लगी मैक्सिमम औरतों की प्रेगनेंसी 8वें या फिर 9वें महीने में होती है, जबकि एक 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ टाइम से पहले सिजेरियन के लिए आ गई। भाई साहब, अब आपकी देशभक्ति कहां गई? अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलती तो ना मिले, आ जाओ इंडिया वापस, ताकि पूरी देशभक्ति निकल कर बाहर आए। अमेरिका में बैठकर इंडिया पर ज्ञान देने से अच्छा है कि इंडिया वापस आकर इंडिया का ज्ञान प्राप्त करो। यहां तक कि अमेरिका में अवैध रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए भारत तैयार है। यह बात खुद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कह रहे हैं। तो वापस आने में आपको दिक्कत क्या है? लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका में H1B और L1 वीजा पर रह रहे भारतीयों की संख्या लाखों में है। प्यू रिसर्च बताती है कि अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स में इंडियन तीसरे नंबर पे आते हैं और उन्हें ये उम्मीद थी कि चलो जैसे तैसे करके उनका तो कट रहा, लेकिन बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी और उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, फर्स्ट क्लास लाइफ एंजॉय करेगा। लेकिन ट्रम्प का ये नया नियम उनके उम्मीदों के खिलाफ दिखता है और सिजेरियन केसेस में अचानक से बढ़ोतरी दिखती है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ट्रम्प के इस नए नियम पर टेम्परेरी स्टे लगा दिया गया है। अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। अब इतना बड़ा मुद्दा और इंडियन मीडिया इस पे कुछ रिएक्ट ना करे, ये तो मुमकिन नहीं। जी न्यूज ने खबर चलाई, अमेरिका में मुसलमान बैन, शपथ लेते ही ट्रम्प के 5 बड़े फैसलों से गिड़गिड़ाया पाक। अब इन्हें ये पर्टिकुलर मुसलमान वाली खबर कहां से मिली? मतलब अमेरिका तो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा और दोनों की स्पेलिंग M से शुरू भी नहीं होती, फिर भी इन्हें मुसलमान सुनाई दे रहा। हिंदी में भी अगर देख लें तो अवैध प्रवासी होता है, यहाँ तो पूरे वर्ड में मां नहीं है। उर्दू के हिसाब से उर्दू में इलीगल इमिग्रेंट्स को गैर कानूनी तरकीन वतन कहा जाता है। यहाँ भी मीम नहीं है। इसके अलावा नाजायज तरकीन वतन, इसमें भी मीम नहीं है। गैर कानूनी मुहाजिरीन, इसमें मीम है। हो सकता है यहीं से जी न्यूज ने मुसलमान सुना हो। जी न्यूज, इससे ज्यादा मैं आपको कवर नहीं कर सकता भाई साहब, आप अपना खुद ही देख लो। गजब बेइज्जती है। अब आते हैं इस हफ्ते की दूसरी खबर पर। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ लोग किसी मकान की छत पर नमाज पढ़ रहे थे। वीडियो यूपी के बरेली की थी। एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हिंदू जागरण सेना की तरफ से इस पर शिकायत करी गई और पुलिस ने इस मामले में ग्राम प्रधान आरिफ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि गिरफ्तारी नमाज की वजह से हुई तो सवाल कई है, क्या नमाज पढ़ना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या सामूहिक नमाज पढ़ना गलत है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जमात के साथ वाली नमाज को इस्लाम में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्या भारत में नमाज पढ़ना गलत है? बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 सभी धर्मों को उसकी प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। फिर क्या ये नमाजी पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। रोड जाम करके नमाज पढ़ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। फिर गिरफ्तारी क्यों हुई? इसका जवाब SHO संजय तोमर के बयान से शायद आपको समझ आए। इनका कहना है कि जाम सावत सोमाली गांव के एक जमीन पर टीन शेड में 20 से अधिक लोग बिना अनुमति के नमाज अदा कर रहे थे। बिना अनुमति के। क्या नमाज पढ़ने के लिए अनुमति लेना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो ये अनुमति कौन देगा? इसका प्रावधान कहां है? खैर, नमाज की वजह से ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। पिछले कुछ साल से यह सिलसिला यूं ही चला रहा। आज तक किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली कि ऐसा क्यों हो रहा। मामला मुसलमान से जुड़ा है तो वैसे भी कोई बोलना नहीं चाहता। जबकि उसी बरेली से यह भी वीडियो आई है जहां कल्चरल इवेंट के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ अभद्र गाने बजा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी आपको पता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत से वीडियो आए हैं और ऑलमोस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब आते हैं आज की तीसरी खबर पर। दिल्ली में इलेक्शन का मौसम पीक पर है। हर पार्टी अपने अपने दांव खेल रही, फ्री की बरसात हो रही। सबके सब जनता को चूरन देने में लगे हुए हैं। अब जनता किसका चूरन चाटेगी ये इलेक्शन रिजल्ट बताएगा। लेकिन दिल्ली इलेक्शन में एक ट्विस्ट आ गया है और वो ट्विस्ट है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी दिल्ली इलेक्शन में इंटर कर चुके हैं और हमेशा की तरह उन्हें बी टीम कहने का रिवाज शुरू हो चुका है। बाकी पार्टियां कह रही हैं कि आ गए ओवैसी बीजेपी की मदद करने के लिए, जबकि ओवैसी का कहना है कि मैं तो लोकसभा इलेक्शन में नहीं था, फिर भी 7 की 7 सीटें हार गए। उस टाइम बी टीम कौन था? इसके अलावा ओवैसी केजरीवाल को छोटा रिचार्ज भी कह रहे हैं। मतलब केजरीवाल भी आरएसएस से निकले हुए हैं। लोगों का कहना है कि केजरीवाल मुस्लिम के मुद्दे पर एकदम खामोश रहते हैं, बल्कि इसके जस्ट अपोजिट जब कोविड के टाइम पर इंडियन मीडिया मुसलमानों को विलन साबित कर रही थी, तब केजरीवाल बाकायदा तबलीगी जमात का अलग डाटा पब्लिश कर रहे थे। हालांकि अगर आज के टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ बड़े मुद्दों पर गौर किया जाए तो आपको क्या लगता है इस टाइम उनके सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी? बिल्कुल नहीं, ये पूरे इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम है। महंगाई? बिल्कुल नहीं, ये भी इंडिया के हर इंसान के लिए काल बनी हुई है। भूखमरी? ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भूख भी धर्म देखकर हावी नहीं होता। ऐसे में मुसलमानों की कोर प्रॉब्लम है बुलडोज एक्शन। केजरीवाल इस पे खामोश रहते हैं। लिंचिंग? केजरीवाल यहां भी चुप। मस्जिद पर हमले? केजरीवाल यहां भी खामोश। हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम? इस पे भी केजरीवाल चुप। सिलेक्टिव जस्टिस, सिलेक्टिव मीडिया ट्रायल? इस पे भी केजरीवाल चुप। मतलब
मुसलमानों की जो कोर प्रॉब्लम है उस पर केजरीवाल चुप रहते हैं, लेकिन जब ओवैसी इन्हीं मुद्दों पर बोलते हुए इलेक्शन में आते हैं तो उन्हें बी टीम कहा जाने लगता है। खुद बोलेंगे नहीं, लेकिन मुसलमानों के वोट पूरे चाहिए। ये वीडियो देख लो। मुझे लगता है कि इस देश में भाजपा से ज्यादा बेशरम पार्टी कोई नहीं जिसने रेपिस्ट को बाहर मंच पे बिठाकर उसके बाद फूल माला पहनाई, उनको रिलीज कराया। मुंह क्यों फेर लिया था? नहीं फेरा था, आपको दिखा ही नहीं था। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ सफेद झूठ बोला जा रहा कि इन्होंने बिल्किस बानो पर मुंह नहीं फेरा था, जबकि सच ये है कि गुजरात इलेक्शन के टाइम पर जब मनीष सिसोदिया से बिल्किस को लेकर सवाल किया गया कि आप बिल्किस पर क्यों नहीं बोलते, तो उनका जवाब था जिनको जिस चीज से मतलब है वो उस पे बात कर रहे हैं। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। जिसको जिससे मतलब है वो उस पे बात कर रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी को बिल्किस से कोई लेना देना नहीं। अब आगे सुनो। अरे ये ड्रामा कर रहे हैं, इन्होंने अभी मौलवियों के लिए 16,000 अनाउंस किया हरियाणा में। मुसलमान भी उसको हक नहीं है, क्या बात करते हैं? हरियाणा में अनाउंस किए 16,000। मौलवियों के लिए 16,000, ये बात भी इन्हें बड़ी तकलीफ दे गई, जबकि खुद भी दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करने वाले हैं, जिसमें पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी को 18,000 दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ एक हकीकत यह भी है कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड की तरफ से इमाम को जो सैलरी मिलती है वो भी पिछले 17 महीने से उन्हें नहीं दी गई है। और जब इन सभी मुद्दों पर ओवैसी इलेक्शन में आते हैं तो सभी पार्टियां उन्हें बी टीम बताने लगती हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आते हैं आज की चौथी खबर पे। एक हफ्ता गुजरे और मीडिया सिलेक्टिव रिपोर्टिंग से नफरत ना फैलाए। अक्सर न्यूज आती है कि किसी मेल ने अपनी फीमेल पार्टनर को मार दिया, कोई टुकड़े करके कुएं में फेंक आता है, तो कोई काटकर जंगल में, तो कोई तालाब में डाल देता है, तो कोई फ्रिज में डंप कर देता है। ये सभी इंसिडेंट इंसानियत को गहरी चोट देते हैं, जबकि सभी की जान कीमती है, फिर वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, कोई सा भी धर्म फॉलो करता हो। लेकिन ये नियम हमारी महान इंडियन मीडिया पर लागू ही नहीं होता। वो किसी भी क्राइम में पहले आरोपी का धर्म देखते हैं, फिर तय करते हैं कि अगर आरोपी मुस्लिम है तो सभी मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलना है, लेकिन अगर आरोपी नॉन मुस्लिम है तो उसका नाम भी नहीं लेना है। आफ्ताब और श्रद्धा केस में मीडिया ट्रायल आपने जरूर देखा होगा, जहां आफ्ताब ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। फिलहाल वो अभी जेल में है, लेकिन अभी हाल ही में एक और मामला सामने आया और मुझे उम्मीद है कि शायद आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तेलंगाना में त्रिमूर्ति नाम के एक इंसान की शादी 13 साल पहले माधवी के साथ हुई थी और अब गुरुमूर्ति ने माधवी की जान ले ली। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुरुमूर्ति ने पहले बाथरूम में लाश के टुकड़े किए, गोश्त को हड्डी से अलग किया और उसे मूसल से कुचल दिया और उसे कुकर में डालकर उबालता रहा, और इस तरह लाश को कुकर में डालकर 3 दिन तक उबालता है और फिर एक थैले में डालकर उसे झील में फेंक देता है। आफ्ताब और श्रद्धा की तरह ये केस भी बेहद खतरनाक है, लेकिन मीडिया इस पे पूरी तरह से खामोश रहा। क्यों रहा, वजह आप अच्छे से जानते हो। यहाँ तक कि जब आफ्ताब श्रद्धा के केस सामने आया तो न्यूज 24 ने बाकायदा नाम के साथ खबर पब्लिश करी थी, और जब यह केस हुआ तो उसी न्यूज 24 ने आरोपी का नाम तक गायब कर दिया। आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा और कब तक सिर्फ उसी लड़की के इंसाफ की बात होगी जिसका आरोपी मुसलमान होगा? बाकी लड़कियों के इंसाफ का क्या, इस पे सवाल कब किया जाएगा? बेहतर होगा कि नफरत छोड़ो और सवाल करना शुरू करो। सवाल करोगे तो बदलाव जरूर होगा। ये रही हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जैसा कि पहले कहा था कि वीडियो में आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा, ये एहसास आपको जरूर हुआ होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।